नमस्कार मेरे मध्य प्रदेश के प्यारे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों। आज इस वीडियो में आपको मैं दूसरा प्रश्न पत्र बताने वाला हूं हिंदी विशिष्ट का। इसके पहले के वीडियो में मैंने पहला जो हिंदी विशिष्ट का आदर्श प्रश्न पत्र है वो पूरा हल सहित आपको मैंने बताया था। तो ये आज हमारा सेट 2 है, मतलब कि भाग 2, जिसमें आपको मुख्य रूप से पूरे प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। जितने भी उत्तर आपको इसमें बताए जाएं दोस्तों, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें। हिंदी विशिष्ट कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड, ठीक है, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम, ये आपकी 2021 की एग्ज़ाम्स, यानी कि अभी की जो एग्ज़ाम्स आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है उसकी दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये है हमारा हिंदी विशिष्ट का दूसरा सेट पेपर, ठीक है, दूसरा सेट पेपर है दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके सभी विषय, जितने भी विषय हैं उन सभी के 2-2 सेट पेपर लाने का मैंने वादा किया है और सारे 2-2 सेट पेपर मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा उत्तर सहित, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि हिंदी का पहला सेट पेपर, अब ये है हिंदी का दूसरा सेट पेपर, ठीक है। एक विषय के 2 सेट पेपर, ठीक है। तो हर विषय के 2-2 सेट पेपर आपको मैं बताऊंगा, जिससे कि आपकी परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से मजबूत हो जाए और 85% बनाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बस आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, क्योंकि दोस्तों जितना भी हम शेयर करते हैं उससे हमारा भी फायदा होता है और दोस्तों का भी फायदा हो जाता है। तो ठीक है, हम अच्छे कार्य करते रहें, ऐसा ही हम ये स्थितियां रखने चाहिए हमें। और इसके बाद में हम देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रयोगवाद का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 1 से लेकर के तो 6 क्वेश्चन हैं इसमें और 6 क्वेश्चन के 1-1 नंबर हैं। पहला प्रश्न है, प्रयोगवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है अज्ञेय नरेश मेहता, त्रिलोचन भवानी प्रसाद मिश्र। अब इसके बाद में 4 ऑप्शन में आपको से बताना है कि इसमें से कौन सा राइट होगा। 4 ऑप्शन में से आपको क्या बताना है, सही कौन सा है? तो देखो, इसमें सही होगा हमारा अज्ञेय। प्रयोगवाद के जनक है वो है अज्ञेय। और अज्ञेय का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राम की बाल छवि और उनकी बाल लीलाओं का विशद वर्णन हुआ है, किसमें हुआ है? तो वो हुआ है दोस्तों कवितावली में। कवितावली में राम की बाल लीलाओं का वर्णन है और प्रयोगवाद का जनक अज्ञेय है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देश के शक्तिबोध को चोट पहुंचती है। तो देश के जो शक्तिबोध को चोट पहुंचती है, किस प्रकार से चोट पहुंचती है? तो देश की निंदा करने से, देश की निंदा करने से देश के शक्तिबोध को चोट पहुंचती है। अगला है, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो आपको बताना है कि मन। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो मन हवा से भी तेज चलने वाला है। इसके बाद में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप बताएंगे महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है। कौन है आधुनिक मीरा? तो महादेवी वर्मा। अगला है, देवगढ़ के पुराने दीवान थे। देवगढ़ के पुराने दीवान कौन थे? आप बताएंगे सुजान सिंह। सुजान सिंह देवगढ़ के पुराने दीवान थे, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता देता हूं कि जो ये 6 क्वेश्चन हैं, 6 क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहले का आएगा अज्ञेय, प्रयोगवाद के जनक, राम की बाल छवि उनकी बाल लीला किसमें मिलती है? कवितावली में मिलती है। देश के शक्तिबोध को चोट कैसे पहुंचती है? तो देश की निंदा करने से। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? तो मन हवा से भी तेज चलने वाला है। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा प्रसिद्ध है। देवगढ़ के पुराने दीवान कौन थे? तो सुजान सिंह देवगढ़ के पुराने दीवान थे। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। कक्षा 10वीं के विद्यार्थी एमपी बोर्ड वाले विशेष रूप से ध्यान दें। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन करके कीजिए। ये भी आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान आएंगे, 1-1 नंबर आपको इसमें से प्राप्त करना है। और अच्छे से याद रखें, निवेदिता ने स्वामी जी के साथ पैदल यात्रा की। तो इसमें खाली स्थान में आएगा दोस्तों हिमालय। निवेदिता ने स्वामी जी के साथ हिमालय की पैदल यात्रा की, ठीक है। संधि प्रकार होती है, कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दूसरे इस खाली स्थान में क्या आएगा? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, कहानी सम्राट किसको कहा जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो कहानी सम्राट है वो कहा जाता है प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। दोहा और रोला छंद मिलकर बनते हैं। कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला को मिलाने से कुंडली छंद बनता है, जिसको कुंडलियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडलियां भी कहा जाता है उनको। इसके बाद में देवगढ़ के वृद्ध जीवान सुदान सिंह
किसका स्मरण हुआ है? जो देवगढ़ के वृद्ध दीवान थे जिनका नाम था सुजान सिंह, उनका स्मरण हुआ है। तो उनको किसका स्मरण हुआ है? परमात्मा। देखो इधर क्या आएगा इसमें, देवगढ़ के वृद्ध दीवान सुजान सिंह को परमात्मा का स्मरण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटियां गुरु ग्रंथ की और वैदिक हैं, क्या है? तो आपको याद रखना है वैदिक ऋचाएं हैं। बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी और वैदिक ऋचाएं हैं, तो इसमें लास्ट वाले खालिस्तान में ऋचाएं आएगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखो पहले का उत्तर होगा हिमालय, दूसरे का होगा संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर व्यंजन विसर्ग, और तीसरे का होगा प्रेमचंद, चौथे का आएगा कुंडलियां, पांचवे का आएगा परमात्मा और छठे का आएगा ऋचाएं। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में देखें आप क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य छांटिए। सत्य सत्य छांटिए, ये भी 6 नंबर का है, ध्यान रखें आप सभी। पहला है पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, तो बिल्कुल पद्माकर रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, तो पहला क्या आएगा? पहला होगा हमारा सत्य। आपको याद रखना है कि पहला क्या है, तो पहला सत्य है। इसके बाद में दूसरा देखिए, सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट है, तो ये भी सही है। सूरदास बिल्कुल वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। सूरदास ने कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया, तो ये दोनों सही हैं। गेहूं मनुष्य की भूख एवं शारीरिक आवश्यकता का प्रतीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? सही। अगला है चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है, त्रिलोचन की रचना है, तो ये भी सत्य है दोस्तों। चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है, ये त्रिलोचन जी की ही रचना है। अगला देखो, इंद्रियों की विषय रस की चाह बाहरी दमन को नष्ट नहीं होती है, तो इसका क्या आएगा दोस्तों? तो इसका भी आएगा राइट। ठीक है, और लास्ट वाला जो दे रखा है वो है हमारा गलत। वर्तमान युग में दीपक प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है? बिल्कुल होनी चाहिए, तो ये लास्ट वाला गलत है, बाकी इसमें सभी सही हैं। ठीक है, सारे जितने भी दे रखे हैं वो सब सही है, और इसमें जो लास्ट वाला है वही गलत है, मतलब असत्य है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन नंबर 3 का, कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड के विद्यार्थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दी है उन्होंने, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, निम्नलिखित का मिलान करके सही जोड़ी बनाना है, ये भी 6 नंबर की रहेगी, 6। ठीक है, तो 6 अंक आपको प्राप्त करने हैं, तो इसको आप अच्छे से देख लें, याद कर लें, और ये भी ध्यान रखें कि अपने जो चैनल है इसको सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों अपने, और भी जो दोस्त हैं उनके पास भी शेयर कर देना, कक्षा 10वीं वाले विद्यार्थियों। अब देखो पहला है नर्मदा, तो जो नर्मदा है दोस्तों, इसके आगे आएगा, ये निकलती है हमारी अमरकंटक से। कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, तो इसमें लास्ट वाला आएगा अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। और इसके बाद में अगला देखो, रस, तो इसमें आएगा दोस्तों जो सेकंड वाला दे रखा है, रस को हम काव्य की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। नाटक, अब देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, नाटक एक अंक से प्रश्न जरूर आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं, कक्षा 10वीं वाले ध्यान रखें। अब नाटक जो है उसका आएगा हमारा, अनेक अंक होते हैं, नाटक में अनेक अंक होते हैं और एकांकी में 1 अंक होता है। वीरों का कैसा हो बसंत, वीरों का कैसा हो बसंत, ये किसने लिखी है? ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, तो इसमें आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। अब अतिशोक्ति अलंकार, ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो अतिशोक्ति अलंकार है उसमें लोक सीमा का उल्लंघन, तो लोक सीमा का उल्लंघन का तात्पर्य है कि अधिक से अधिक बढ़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया जाता है अतिशोक्ति अलंकार में, तो लोक सीमा का उल्लंघन इसमें आएगा, अतिशोक्ति अलंकार लोक सीमा का उल्लंघन। बेटियां पावन दुआएं हैं, तो दोस्तों ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है अजहर हाशमी ने। अजहर हाशमी जी ने लिखा है कि बेटियां क्या है? पावन दुआएं हैं। अब एक बार और मैं बता देता हूँ, नर्मदा का आएगा, नर्मदा है अमरकंटक से निकलती है। रस, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। नाटक, नाटक के अनेक अंक होते हैं। वीरों का कैसा हो बसंत, उसमें आएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। और बेटियां पावन दुआएं हैं अजहर हाशमी। और अतिशोक्ति अलंकार इसमें लोक सीमा का उल्लंघन। ठीक है, अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, प्रश्न नंबर 4 का। सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। ये भी 1-1 नंबर का आएगा, 6 नंबर इसमें भी आपके पक्के हो जाएंगे। 6 प्रश्न हैं, याद करें। पहला है गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता शास्त्र के उपदेशक हैं।
साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, तो साधु से उनकी जाति नहीं पूछना चाहिए। साधु से क्या नहीं पूछना चाहिए, तो याद रखना साधु से उनकी जाति नहीं पूछना चाहिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लोक संस्कृति का जन्म कहाँ पर हुआ। तो जो लोक संस्कृति का जन्म हुआ है वो हुआ है गाँवों में। कहाँ पर हुआ है, गाँवों में लोक संस्कृति का जन्म हुआ। निंदा रस के लेखक कौन है, ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हरिशंकर परसाई। कौन है, हरिशंकर परसाई, ये है निंदा रस के लेखक। ठीक है, अगला है, चलने से पूर्व बटोही को क्या कर लेना चाहिए, तो पथ की पहचान कर लेना चाहिए। किसकी पहचान कर लेना चाहिए, पथ की पहचान कर लेना चाहिए। चलने से पूर्व बटोही को रास्ते की पहचान कर लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की तुलना किससे की गई है, तो मानव जीवन की जो तुलना है वो दीपक से की गई है। किससे की गई है, दीपक से मानव जीवन की तुलना की गई है। इसके बाद में आप देखो क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, अच्छे से आप याद रखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पहला है, भारतेंदु युगीन काल की 3 विशेषताएं लिखिए। इसमें कितने, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ध्यान रखना है कि 4 प्रश्न को उत्तर देना है आपको, और जो 4 प्रश्न है वो 3-3 नंबर के होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 4 प्रश्न 3-3 नंबर के होंगे। इस प्रकार से आपके 12 नंबर के इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का रहेगा। पहला क्या है, भारतेंदु युगीन काल की 3 विशेषताएं लिखिए। दूसरा है, माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती है, तो माता बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती है, तो याद रखना कभी वो क्या करते हैं, कभी तो वो चंद्र खिलौना मांगते हैं, कभी बहुत बड़ी मांग करते हैं। इस प्रकार से उनकी जो बाल लीला है उनका वर्णन आपको इसमें करना है। माता बालक राम की चेष्टाओं से प्रसन्न होती है। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखें नेक्स्ट क्या है, पीताम्बरधारी श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करना है। इसमें आपको भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर किन 2 समकालीन व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप है, इसका उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, स्त्री शिक्षा पर निवेदिता के विचार स्पष्ट कीजिए, इसका उत्तर आपको लिखना है। ठीक है, और परीक्षा अध्ययन में से अगर आप लिखेंगे, परीक्षा अध्ययन अगर आपके पास में है तो उसकी पृष्ठ संख्या भी दी गई है। ठीक है, तो आप उसमें भी लिख सकते हैं, उसमें से देखकर। देखो, स्त्री शिक्षा पर निवेदिता के विचार स्पष्ट कीजिए, एक मैं बता देता हूँ। पृष्ठ संख्या 75 पर प्रश्न 3 का उत्तर देखें का मतलब क्या है कि 75 पेज नंबर पर ये जो तीसरा प्रश्न है इसका उत्तर दिया गया है। ठीक है, मतलब जो तीसरा प्रश्न है उसका उत्तर आपको मिल जाएगा इस प्रश्न के तौर पर। इसके बाद में अगला देखो, अगला क्या है, निम्नलिखित समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, भरपेट, पेट भरकर, माखन चोर, ठीक है, नीलकमल और राजपुरुष, इन सभी समास का क्या करना है, आपको विग्रह करना है और उस समास का नाम लिखना है कि इसमें कौन सा समास है। अब देखिए 7वां प्रश्न में बताया है, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3-3 नंबर के 3 प्रश्न रहेंगे। इस प्रकार से 3 × 3 = 9। ठीक है, मतलब कि 9 नंबर के इसमें आपके प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7वां किसने याद रखना, 3 देने। आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताइए, कोई 3 अंतर बताना है। कबीर ईश्वर से क्या मांग करते हैं। अगला प्रश्न है, वृत्तियों के उन्नयन का क्या आशय है। और उसके बाद का प्रश्न है, यक्ष के संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया। अब जो यक्ष प्रश्न है उसमें से ध्यान रखना, संसार के सबसे बड़े आश्चर्य संबंधी प्रश्न पर युधिष्ठिर ने क्या उत्तर दिया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 का ये निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करना है आपको। गुरु का सम्मान करना चाहिए, आज्ञावाचक, गुरु का सम्मान करो, ये आज्ञावाचक हो जाएगा। तुम वाराणसी में रहते हो, प्रश्नवाचक, क्या तुम वाराणसी में रहते हो, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। बाढ़ का दृश्य बड़ा भयानक है, विस्मयादिबोधक, तो आप इसमें विस्मयादिबोधक बता सकते हैं, ओहो, ओहो, और उसके बाद ये चिन्ह लगा देना, विस्मयादिबोधक। ठीक है, क्या लिखेंगे, ओह बाढ़ का, ये इस प्रकार से लिखो, ओहो बाढ़ का दृश्य बड़ा भयानक है। ठीक है, तो ये विस्मयादिबोधक बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या दिया है, 8 में भी आपको 3 प्रश्न दिए हैं, तीनों 3-3 नंबर के हैं। 9 नंबर का ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला है, चलने के पूर्व बटोही को किन किन बातों का ध्यान रख लेना चाहिए, आगाह कर लेना चाहिए। अगला है, कवि के अनुसार हवा बार बार क्या कर रही है। इसके बाद में राजा दीवान सुजान सिंह का आदर क्यों करते थे। ज्ञान और दीपक के आपसी संबंध को स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट है अगला, विद्यालय का वार्षिक उत्सव अथवा राष्ट्रीयता में से किसी भी एक विषय पर निबंध की विस्तृत रूपरेखा लिखनी है। मतलब कि इसमें क्या करना है, रूपरेखा आपको लिखना है वार्षिक उत्सव की या फिर राष्ट्रीयता की। ठीक है, दोनों में से। अब जो नवा क्वेश्चन है वो है आपके 3 प्रश्नों के उत्तर इसमें देना है। ये 4-4 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे।
ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब देखो प्रश्न में पढ़ के बता रहा हूँ। पहला क्या है, रीतिकाल के प्रमुख कवि तथा उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु का आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं लिखना है, भावपक्ष कला पक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। अब आपको सूरदास का भी याद करना है, तुलसीदास जी का भी याद करना है, ठीक है। 2 रचनाएं, भावपक्ष कला पक्ष और साहित्य में स्थान। इसी प्रकार से अगला रहेगा इसमें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर लेखक परिचय और वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, इनका साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। और कौन कौन से बिंदु के आधार पर लिखना है वो भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए आप कौन कौन से बिंदु उन्होंने बताए हैं। ये 2 रचनाएं और उसके बाद में आपका आता है साहित्य में स्थान, भाषा शैली। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल धारा नामकरण से लेखक ने कपिल धारा को किस तरह व्याख्यायित किया है और वात्सल्य रस की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। अब देखो प्रश्न नंबर 10, ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या बताया प्रश्न नंबर 10 में। प्रश्न नंबर 10 में कहा है उन्होंने निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, ये भी 4 या 12 मतलब 12 नंबर के ये रहेंगे आपके। तो पहला प्रश्न है आपका, पत्र साहित्य किसे कहते हैं, किन्हीं 2 पत्र साहित्यकारों एवं उनकी एक एक कृति का नाम लिखिए। अगला है निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। 10वें प्रश्न में जो दूसरा प्रश्न दिया है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है, तो ये भी आपको व्याख्या करना है। और पद्यांश में आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इस पद्यांश की आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। अगर आपके पास में परीक्षा अध्ययन है तो उसमें आप 33 पेज नंबर पर ये इसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको मिल जाएगी, ठीक है। जिन भी स्टूडेंट्स के पास में परीक्षा अध्ययन है वो ध्यान रखें कि 33 पेज नंबर पर आपको इसकी व्याख्या मिल जाएगी। और पद्यांश में पढ़ के बता रहा हूँ, वर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान, हे रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करना है। और ये आपका क्या है, गद्यांश है जो मैं आपको अभी पढ़ के बता रहा हूँ। ये आपको परीक्षा अध्ययन में मिलेगा दोस्तों 44 पेज नंबर पर। और इसको आप याद रखना कि आपको किस प्रकार से इसकी गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैं अपने देश का नागरिक हूँ और मानता हूँ कि मैं अपने देश का हूँ, ठीक है, मैं अपना देश हूँ। मैं अपने लाभ और सम्मान के लिए हर एक छोटी बात पर ध्यान देता हूँ, वैसा ही अपने देश के लाभ और सम्मान के लिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान दूँ, ये मेरा कर्तव्य है। और जैसे मैं अपने सम्मान और साधनों से अपने जीवन में सहारा पाता हूँ, वैसे ही देश के सम्मान और साधनों से भी सहारा पाऊँ, यह मेरा अधिकार है। बात यह है कि मैं और मेरा देश 2 अलग चीज़ तो नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है मैं और मेरा देश से। अब देखो अगला क्वेश्चन 10वें का है, लेखक ने निंदकों को पास में रखने की सलाह क्यों दी है। तो लेखक ने निंदकों को पास रखने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि वो हमारी गलतियों को उजागर कर देते हैं, और उजागर कर देते हैं तो हम हमारी गलतियां सुधार लेते हैं, ठीक है। यही इसका उत्तर होगा। हरिगीतिका छंद की परिभाषा लिखिए और उदाहरण दीजिए। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका इस प्रकार से। 11 क्वेश्चन में क्या देखना है, किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देना है। ये 4 चुक 16 नंबर के रहेंगे, 4 प्रश्न 4-4 नंबर के रहेंगे 11वें प्रश्न में। पहला है, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बांध लेंगे क्या मुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे मुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी चाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इसका आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है इस पद्यांश की, जो कि आपको मिलेगा 38 पेज नंबर पर आपकी परीक्षा अध्ययन में। कक्षा 10वीं वाले मध्य प्रदेश के विद्यार्थी, MP बोर्ड वाले ध्यान दें। इसके बाद में दूसरा दिया है वो देख लो, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब ये आपको गद्यांश दिया है, इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। मैं आपको जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से इसकी व्याख्या करना है। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी कि जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। इसका आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। अब मैं आपको बता देता हूं इसके बाद वाला अगला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया है।
बेटियों का महत्व बताना है अब आपको, ठीक है। जीवन में बेटियों का महत्व विषय पर अपने विचार व्यक्त करना है। और इसके बाद वाला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखना है। अब ये अपठित गद्यांश दिया है, मतलब इसको आपको पढ़ना है और इसी के उत्तर इसी में से छांट के लिखना है। चलिए आपको पढ़कर मैं आपको बता देता हूँ। और क्वेश्चन क्या दिया है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। सबसे पहले आप इसे पढ़ो, उसके बाद में इसका शीर्षक दो। अब मैं शीर्षक भी आपको बता देता हूँ, लेकिन इसके पहले हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा इसको अच्छे से, ताकि आपको समझ में आ जाए, और फिर हम इसके उत्तर देखेंगे। आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन का प्रत्येक क्षण वे कर्म में लगाता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय जन सेवा में व्यतीत होता है। हाथ पर हाथ धरकर बैठने को वह मृत्यु के समान समझता है। काम करने की उसमें लगन होती है, उत्साह होता है। विपत्तियों में वह अपने चरित्र का सच्चा परिचय देता है। धैर्य की कुदाली से वे बड़े बड़े संकट पर्वतों को ढहा देता है। उसकी कार्यकुशलता देखकर लोगों को दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उनका जो संतोष है वो धन होता है। वह परिस्थितियों का दास नहीं है, परिस्थितियां उसकी दासी है। तो इसमें दोस्तों इस जो प्रश्न का उत्तर है वो क्या आएगा, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो शीर्षक आएगा दोस्तों कर्मशील व्यक्ति। क्या आएगा, कर्मशील व्यक्ति। आप याद रखना, कर्मशील व्यक्ति इसका शीर्षक रहेगा। और इसके बाद में इसी का जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार है कि उपयुक्त गद्यांश में वर्णित व्यक्ति के गुणों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। अब उन्होंने इस गद्यांश में व्यक्ति के गुण बताए हैं कि किस प्रकार के व्यक्ति में गुण होना चाहिए, तो वो आप इसी के आधार पर देंगे। कैसे देंगे ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये इसमें व्यक्ति के जितने भी गुण हैं ये सारे व्यक्ति के गुण बताए हैं उन्होंने, किसके, कर्मशील व्यक्ति के। तो आपको इसी में से ढूंढकर क्या करना है, उत्तर देना है, ठीक है। इस प्रश्न का उपयुक्त गद्यांश में वर्णित गुणों का वर्णन कीजिए अपने शब्दों में। अब अगला प्रश्न है, अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। मतलब कि आपके बड़े भाई की शादी में अपने मित्र को, आपके मित्र को आमंत्रित करने के लिए आपको लेटर लिखना है, याद रखना, ठीक है। और उसके बाद में अथवा में दिया है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के बजाने पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश महोदय को क्या करना है, जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखना है। तो आपको एक तो एप्लीकेशन याद रखनी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों की, और एक आमंत्रण पत्र याद करना है। इसके बाद में लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। निबंध लिखना है, निबंध याद करना है आपको। विद्यार्थी और अनुशासन, साहित्य और समाज, प्रदूषण की समस्या, आधुनिक भारत में नारी, ठीक है। तो ये जो निबंध है वो आपको परीक्षा अध्ययन में मिलेंगे 114 पेज नंबर पर, 117 पेज नंबर पर, 119 और 124 पर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा हिंदी का, ठीक है, आज का हमारा हिंदी का दूसरा सेट पेपर, सेट पेपर नंबर 2। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो आपका पहला आदर्श सेट पेपर था, ठीक है। उसका भी मैंने हल सहित बताया है, और ये भी पूरा आपको हल सहित बताया है। सिर्फ जो प्रश्न है वो प्रश्न आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना, और अगर उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमें बता देना, ठीक है। कमेंट करके आप हमें जैसे ही बता देंगे तो आपको उन क्वेश्चनों के आंसर भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला जो सेट पेपर रहेगा वो आपको बहुत ही जल्द इस चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर देना। कक्षा 10वीं MP बोर्ड, ठीक है। ये बात मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये किसका सेट पेपर है। तो यह हिंदी विशिष्ट का सेट पेपर मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए 10वीं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 2021 नया पेपर है दोस्तों, ध्यान रखना।